हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक के गणित विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज की इस यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट को कवर करने वाले हैं विद थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस। आइए देखते हैं हम फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है। तो गणित की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहले अंक गणित में संख्याओं के बारे में टॉपिक दिए हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लंबाई, वजन, धारिता, समय, सरल भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, गुणज व गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक तथा लघुगणक। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, क्योंकि हम जो है वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ज्यादा डिटेल में ना जाकर सिर्फ एक क्विक रिवीजन टाइप की परिभाषा जानेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, तो एक से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या इन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो जिसमें शून्य शामिल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, तो सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़कर जिसमें जीरो भी ऐड कर दिया जाए प्राकृत संख्याओं में, यानी जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहलाती है। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का एक विस्तृत रूप है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटेजर्स, इसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाते हैं, यानी उन्हें मिलकर एक पूर्णांक कहा जाता है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगला टॉपिक है इसी में परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है, p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, और जहां q इज नॉट इक्वल जीरो यानी q की जगह पर जीरो नहीं लिया जा सकता, बाकी कोई भी संख्या ली जा सकती है। उदाहरण के लिए 1/2, 3 -3/4, 5, 0.75, ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त ना किया जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगी उन्हें अपरिमेय कहेंगे। उदाहरण के लिए √2, √3 और पाई, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव अनंत तक होता है पर आवृत्ति नहीं होता, और जो परिमेय संख्याओं का दशमलव होता है वो शांत दशमलव होता है और जो है आवर्ती होता है, यानी एक पैटर्न में रिपीट होता है, और अपरिमेय में कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता दशमलव के बाद। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए -2, 0, 3, 1.5, √5 और पाई, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। यह वास्तविक संख्याओं की एक अलग परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सभी उपलब्ध संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, सिर्फ सम्मिश्र संख्या को
छोड़कर, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर, यानी a प्लस आई बी, इस फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगी वो सम्मिश्र संख्या होंगी, और इन्हें छोड़कर जो सभी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। अगला टॉपिक है सर्वमूल संख्याएं। वे अपरिमेय संख्याएं जो जड़ रूप में होती हैं सर्वमूल संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए √2 और यहाँ पर √5, इनका सरलीकरण संभव होता है। अगला टॉपिक है इसमें एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है? जब एक वस्तु की कीमत मूल्य ज्ञात हो और उससे अधिक की गणना करनी हो। जब आपको किसी एक वस्तु के बारे में पता हो कि इसका मूल्य कितना है, इसकी कीमत कितनी है, और आपको इससे अधिक की गणना करना हो, उस नियम को एक एक नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 5 पेन की कीमत 10 गुणित 5 बराबर 50। यानी हमें एक वस्तु का मूल्य या कीमत पता थी, उससे हमने 10 या 5 पेन का मूल्य निकाल लिया। इसी प्रकार हम इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। इसे एक एक नियम कहा जाता है। अगला है औसत। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर कुल योग, किन्हीं भी आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 9, 4, 5, तो इसका अगर हमें औसत निकालना है तो हम इनका कुल योग करेंगे, यानी 9 + 4 + 5, और आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है बटे में लेंगे 1, 2, 3, यानी कुल 3 आंकड़े हैं। टोटल हो जाएगा यहाँ पर 18, और 18 बटे 3 यानी कि 6। इन संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 6। अगला टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। लाभ क्या होगा? यदि क्रय मूल्य से ज्यादा हो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो लाभ होता है उस कंडीशन में। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होगी? हानि उस कंडीशन में होती है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ या हानि किस प्रकार निकालेंगे? तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य। लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर, और गुणित 100। ये होता है प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, SI बराबर P × R × T बटे 100। यहाँ P मूलधन है, R दर है और T समय है। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात होती है कि हर वर्ष समान होता है। यदि 3 वर्ष का भी ब्याज कैलकुलेट करने बोला जाए और उसमें पूछा जाए कि तीनों वर्षों में कितना कितना ब्याज लगेगा, तो हर वर्ष यानी पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में सभी वर्षों में साधारण ब्याज समान होता है। पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें हम, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता कि हर वर्ष ब्याज समान नहीं होता। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगता है मूलधन के साथ साथ। और हर वर्ष जो होगा, अगर 3 वर्ष के लिए निकाला जाए तो पहले वर्ष में ब्याज मूलधन पे लगेगा, अगले वर्ष में मूलधन पे लगने के साथ पहले वर्ष के ब्याज पर भी लगेगा, और तीसरे वर्ष में पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी लगेगा, और ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और मूलधन पे भी लगेगा। यानी हर वर्ष क्या होगा? ब्याज बढ़ता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इन ब्रैकेट
स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पावर ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर r जो है दर है, p मूलधन है और n समय है। अगला टॉपिक लंबाई, वजन, धारिता, समय, ये सभी माप है। लंबाई की इकाई क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। वजन को किसमें मापा जाता है? माइक्रोग्राम, ग्राम और किलोग्राम में। धारिता को ml और लीटर में। समय को सेकेंड, मिनट और घंटा में। अगला टॉपिक सरल भिन्न, सिंपल फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और p q क्या हो, यहाँ पर पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो पर q क्या ना हो, 0 ना हो। उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, ये सभी क्या है? सरल भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शंस है। अगला टॉपिक दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। जिन भिन्नों का हर 100, 10, 100, 1000 आदि हो। जिन भी भिन्नों में क्या हो, हर में संख्या में 10 आए, 100 आए, 1000 आए या 10 का कोई भी गुणा जाए, वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? कैसी भिन्न कहलाएंगी? दशमलव भिन्न कहलाएंगी। उदाहरण के लिए 3/10, 7/100, 9/1000, ये सभी कैसी है? दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शंस है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। किसी संख्या का 100 के आधार पर भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत। प्रतिशत का सूत्र होता है मान बटे कुल गुणे 100। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का टोटल 500 है। 500 है, आपको इनमें से प्राप्त होते हैं 480 यानी 480 अंक आपको प्राप्त अंक होते हैं। आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्राप्त अंक यानी 480 बटे कुल अंक। कुल कितना है? 500 यानी 500 गुणित यहाँ पर 100 आ जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल कर दो, उसके बाद आ जाएगा 480 बटे 5। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96%, 96% आ जाएगा। इस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। अगला टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात दो संख्याओं की तुलना होती है, जैसे a अनुपात b। इसे कैसे लिखा जाएगा? a बटे b, दो संख्याओं की तुलना है। पर समानुपात में 4 संख्याएं होती है, a रेशियो b बराबर c रेशियो d, यानी a बटे b बराबर c बटे d। ये होता है समानुपात, इसमें 4 राशियां होती है। उसके बाद अगला टॉपिक गुणज यानी मल्टीपल्स। कोई संख्या किसी अन्य संख्या का गुणज है अगर वह उससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, इसके आगे 24, 36, 72, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। गुणज वे संख्याएं होंगी जो क्या हो, उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ये सभी संख्याएं क्या हो रही है? 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, अर्थात ये 3 की क्या है? गुणज है। उसके बाद गुणनखंड यानी फैक्टर्स। जो संख्या किसी संख्या की पूरी तरह विभाजित करती है वे क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। उदाहरण के लिए 12 की गुणनखंड देखें, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी संख्याएं 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं, यानी ये सभी संख्याएं क्या कहलाई? 12 की गुणनखंड। पर अगर बात करें कि इन सभी संख्याओं के लिए 12 क्या है, तो इन सभी संख्याओं के लिए 12 जो है वह क्या है? एक गुणज है। 12 इन सभी संख्याओं के लिए गुणज कहा जाएगा और 12 की ये सभी गुणनखंड कहे जाएंगे। अगला टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। उदाहरण के लिए 4 और 6 का एलसीएम 12। गुणज की बात हो रही है तो 4 और 6 के गुणज क्या क्या होते हैं? 12 होता है, 24 होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो बहुत सी संख्याएं इसके गुणज हो सकती हैं,
पर हमें यहाँ पर क्या दिया है, लोएस्ट। लोएस्ट यानी सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 12 आ जाएगा। 12 जो है 4 और 6 के लोएस्ट मल्टीपल है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। दोनों में क्या ये मल्टीपल क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये लघुत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा, 4 और 6 का 12। उसके बाद महत्तम समवर्तक, और महत्तम समवर्तक HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हम बात करने वाले फैक्टर यानी गुणनखंड की। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा उसमें, यानी 8 और 12 के गुणनखंड देखना है हमें। 8 और 12 को लें तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 खुद, और 12 का गुणनखंड देखें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 6 के बाद यहाँ पर 12 खुद, ये उसके गुणनखंड है। पर इसमें देखेंगे 1 जो है 1 है, 2 है, 4 है, ये इसमें भी कॉमन है 12 में। हाईएस्ट देखना है यानी सबसे बड़ा कौन है, तो 4 इनमें सबसे बड़ा है। तो 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4, यानी HCF क्या हो जाएगा, महत्तम समवर्तक 4 हो जाएगा। उसके बाद लघुगणक। लघुगणक लॉगरिथम परिभाषा है, यदि a की पावर x बराबर b तो x बराबर log a b। a यहाँ पर क्या है, आधार है। उदाहरण के लिए 10 की घात 2 बराबर 100 होता है, तो यहाँ पर log 100 की बात करें, इस सूत्र में मान रखें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही हम log 1000 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम MCQ की ओर, और सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा तत्व कौन सा है। प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा तत्व कौन सा है। प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक होती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। धनात्मक 1 जो है 1 जो है वो प्राकृत संख्या का सबसे छोटा तत्व होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण संख्याओं का समूह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए केवल ऋणात्मक संख्या, ऑप्शन बी केवल धनात्मक संख्या, 0 और प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 0 और पूर्णांक संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या कहां से कहां होगी, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, और 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें 0 भी इंक्लूड है, यानी 0 और प्राकृतिक संख्याओं का समूह ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संख्या कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, -7 प्लस -3 कितना होगा। तो यहाँ -7 आ जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा, और दोनों संख्याएं चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी यानी 10 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा यानी -10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, 3/4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि। ऑप्शन ए यह दशमलव में बदलती है, ऑप्शन बी इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी यह धनात्मक है, या ऑप्शन डी यह पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, P व Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल 0 हो, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए वे परिमेय संख्या होंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, √2 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी वास्तविक संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, या ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। आपको देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन में इसका सही उत्तर ही नहीं है, क्योंकि √2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी आपने पढ़ा अपरिमेय संख्या है। अभी आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या दी ही नहीं है ऑप्शन में, पर इसका आंसर ऑप्शन में ही है। √2 जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकती,
पर √2 जो है वास्तविक संख्या है। कैसे है वास्तविक संख्या? हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं जो मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। √2 किस प्रकार की संख्या है? वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, यदि 5 पेन की कीमत 60 रुपए है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी? तो इसको देखेंगे, 5 पेन की कीमत 60 रुपए, 1 पेन की कीमत 60/5 यानी 12, 1 पेन की कीमत 12 रुपए आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, संख्याएं 25, 30 और 35 का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होगा? आंकड़ों का कुल योग यानी 25 प्लस 30 प्लस 35 बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3, 3 आंकड़े हैं, इनका योग कितना हो जाएगा? 90/3। 3 से 90 कितने बार विभाजित हो जाएगा? 30 बार। यानी इन आंकड़ों का जो है औसत क्या आ जाएगा इन संख्याओं का? 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है, विक्रय मूल्य 550 रुपए है, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत पूछा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 550 माइनस 500 यानी 50 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 50 क्रय मूल्य यानी 500 रुपए गुणित 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ जाएगा 5 से 50 कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार, यानी 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, 1000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से सरल ब्याज ज्ञात करना है या साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100। P यानी मूलधन 1000, R मतलब दर 5%, T मतलब समय 2 वर्ष का बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 10 गुणित 5 गुणित 2, इनका गुणा करने पर आ जाएगा 100, यानी कितना ब्याज प्राप्त होगा? 100 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 10,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, 0.75 को भिन्न रूप में कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? इसे लिख सकते हैं हम 75/100, पर ऑप्शन में 75/100 नहीं है, तो हम इसे सरल करेंगे और सरल करने के लिए इसे हम 25 से काट देंगे। 25 या 75 और 25 चौके 100, 3/4 आ जाएगा। 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है और ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर ए 3/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, 40 का 25% कितना होगा? तो 40 का 25% कैसे निकालेंगे? 40 गुणित 25/100, इसको सरल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 2 गुणित 5 बराबर 10। 40 का 25% कितना आ जाएगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:5 है, तो A अनुपात C ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर B का मान 4 है और B का मान यहाँ पर 2 है। हम इनको बराबर कर लेंगे, यानी हम 4 बना लेंगे 2 को में।
बी अनुपात सी कितना दिया है 2:5, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे 4:10 आ जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा 3, बी का अनुपात मान आ जाएगा 4 और सी का मान आ जाएगा 10। हमें चाहिए ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात क्या आ जाएगा 3:10। 3:10 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। 18 के गुणज कौन सी संख्या नहीं आती? 18 के गुणज में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 72। 18 के गुणज देखें तो हम 18 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 36 आ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। 54 भी आ जाएगा, 72 भी आ जाएगा, पर कौन सी संख्या नहीं आएगी? 27 नहीं आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 18 का गुणज नहीं होगा। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 15। 24 और 36 का HCF बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 24 के गुणनखंड देखें हम। 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24, ये इसके गुणनखंड हो गए। उसके बाद हम 36 के गुणनखंड देखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और यहाँ पर खुद 36। अब इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। पर HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है? तो 6 इन दोनों में कॉमन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। 24 और 36 का HCF क्या हो जाएगा? 6। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 16। 5 और 12 का LCM क्या होगा? तो 5 और 12 का LCM कितना हो जाएगा? यहाँ 5 की गुणनखंड कर लेते हैं, 1 गुणा 5, 12 के कर लेते हैं, 12 को कितने 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 5 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे। 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा? ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। 5 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक क्या आ जाएगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17। लॉग बेस 10 100 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। लॉग 100 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 18। कौन सी संख्या सबसे छोटी वास्तविक संख्या नहीं है? यहां में देखना है वास्तविक संख्या कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी -5 और ऑप्शन डी आई और ब्रैकेट में रूट के अंदर -1। तो हम देखिए यहाँ पर √2 जो है क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है और -5 भी संख्या वास्तविक संख्या में आती है। ये तीनों संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है, पर यहाँ पर जो आई के फॉर्म में दिया है, आई के फॉर्म में दिया है ये, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 19। 2 घंटे 45 मिनट को मिनटों में बदलना है। तो 45 मिनट दिए हुए हैं, 2 घंटे दिए हैं, तो 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट यानी 2 गुणे 60 बराबर 120 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट और 45 मिनट को इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 165, 165 मिनट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न क्रमांक 20। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी
500, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप इससे जुड़े और एमसीक्यू की डिमांड करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इससे जुड़े और एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।